नमस्कार। आज हम यूरोप में समाजवाद के उदय की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास यूरोप में समाजवाद का उदय लेख के कुछ हिस्से हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी में ये विचार मतलब समाजवाद क्यों पनपा, कैसे फैला, खासकर उस औद्योगिक क्रांति के दौर में। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प विषय है। सोचिए, यूरोप में एक बड़ा बदलाव आ रहा था, सामंतवाद जा रहा था और वो औद्योगिक पूंजीवाद का नया दौर शुरू हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। फैक्ट्रियां, मशीनें, एक तरफ तो जबरदस्त आर्थिक विकास दिख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ भयंकर असमानता भी थी। वो फैक्ट्री मालिक, बुर्जुआजी, वो तो अमीर हो रहे थे और मजदूर वर्ग, जिसे प्रोलेतारियत कहते हैं, उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। हाँ, मैंने पढ़ा है 12 से 16 घंटे काम, बहुत कम तनख्वाह, खतरनाक माहौल। जी, और यहाँ तक कि बच्चों से भी काम लिया जाता था। बाल मजदूरी आम बात थी। और इसी माहौल में वो ज्ञानोदय और फ्रांसीसी क्रांति के विचार भी थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बिल्कुल। उन विचारों ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर किया होगा सामाजिक न्याय के बारे में। तो सवाल यही है कि ये जो पूरा माहौल था, ये उथल-पुथल, ये विरोधाभास, इसने समाजवाद जैसे एक बिल्कुल नए विचार को कैसे जन्म दिया? देखिए, समाजवाद असल में इन्हीं हालातों की कह सकते हैं एक प्रतिक्रिया था। 19वीं सदी की शुरुआत में, खास तौर पर 1830 और 40 के दशक में ये ज्यादा तेजी से उभरा। अच्छा। जो औद्योगिक पूंजीवाद की खामियां थी ना, अमीर गरीब के बीच वो बढ़ती खाई, मजदूरों का शोषण, शहरों में भीड़, गंदगी, बीमारियां, हाँ। इन्हीं सब के जवाब में समाजवाद का विचार सामने आया। लोगों को लगा कि भाई, इस व्यवस्था में कुछ बुनियादी गड़बड़ है, इसे बदलना होगा। हाँ, और वो शुरुआती दौर के कुछ विचारक थे ना, जिन्हें यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवन, उन्होंने स्कॉटलैंड में न्यू लनाक जैसी सहकारी बस्तियां बनाने की कोशिश की। अच्छा, और फ्रांस में चार्ल्स फूरियर, वो फैलैंक्स की बात करते थे, आत्मनिर्भर समुदाय। हाँ, ये लोग बड़े आदर्शवादी थे। उन्होंने एक बेहतर समाज की कल्पना की, लेकिन शायद उनके तरीके थोड़े, कह सकते हैं, अव्यवहारिक थे। मतलब वो जमीन पर उतने कामयाब नहीं हुए। प्रेरणादायक जरूर थे, पर बड़े पैमाने पर उनके मॉडल चल नहीं पाए। उस समय की जो कठोर सच्चाइयां थीं, शायद उनके लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं थे। तो फिर अगर यूटोपियन तरीके उतने कारगर नहीं थे, तो कौन सा विचार था जिसने ज्यादा असर डाला, जिसने बहस को एक नई दिशा दी? यहीं पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स आते हैं, उनके वैज्ञानिक समाजवाद के साथ। 1848 का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बिल्कुल। उन्होंने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि इतिहास जो है, वो असल में वर्गों के बीच संघर्ष की कहानी है, पूंजीपति बनाम मजदूर। और उनका मानना था कि पूंजीवाद खुद ही खत्म हो जाएगा। हाँ, उनका तर्क था कि पूंजीवाद में ऐसे अंदरूनी विरोधाभास हैं, जैसे मजदूरों का शोषण, कि वो टिक नहीं सकता, वो ढह जाएगा। और फिर उसके बाद क्या? और उन्होंने मजदूर वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट द्वारा क्रांति की बात की। और फिर एक ऐसा समाज बनेगा जो वर्गहीन होगा, जहां फैक्ट्री, जमीन यानी उत्पादन के साधन वो सबके होंगे, सामूहिक। ये एक ज्यादा व्यवस्थित और कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच थी। लेकिन सिर्फ विचारों से तो बदलाव नहीं आता। जमीन पर क्या हो रहा था? क्या लोग जुड़ रहे थे, संगठित हो रहे थे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल हो रहा था। इसी दौरान मजदूर आंदोलन तेजी से बढ़ रहे थे। ट्रेड यूनियन वगैरह। जी हाँ, ट्रेड यूनियन बनने लगे। वो मजदूरों के हकों के लिए लड़ते थे। बेहतर वेतन, काम के घंटे कम हों, सुरक्षा मिले। और वो फर्स्ट इंटरनेशनल का भी जिक्र आता है 1864 में। हाँ, इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। उसने यूरोप भर के मजदूरों और समाजवादी गुटों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया। तो एक तरफ विचार थे, दूसरी तरफ संगठन भी बन रहे थे। अच्छा, और वो 1848 की क्रांतियां, सुना है यूरोप में काफी उथल-पुथल हुई थी उस साल, उनका क्या रोल था? बेशक, 1848 की क्रांतियां हालांकि ज्यादातर नाकाम रहीं, पर वो बहुत अहम थी। क्यों? उन्होंने पूरे यूरोप में ये दिखा दिया कि मौजूदा व्यवस्था से लोग कितने असंतुष्ट हैं, और उन्होंने समाजवादी विचारों को और ज्यादा फैलाने में मदद की। एक तरह से माहौल बना दिया। और इसके बाद पार्टियां वगैरह भी बनी। जी। राजनीतिक लामबंदी तेज हुई। जैसे जर्मनी में 1875 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। ये पार्टियां चुनाव लड़कर संसद के जरिए मजदूरों के लिए अधिकार और सुधार हासिल करना चाहती थी। तो ये क्रांति से अलग रास्ता था। हाँ, ये सुधार का रास्ता था। तो ऐसा लग रहा है कि समाजवाद
कोई एक चीज नहीं थी, मतलब एक ही छाते के नीचे कई अलग अलग तरह की सोच थी। आपने बिल्कुल सही समझा। समाजवाद एक बहुत व्यापक धारा थी। एक तरफ वो यूटोपियन सपने थे, हाँ, दूसरी तरफ मार्क्स का क्रांतिकारी वैज्ञानिक समाजवाद। फिर ये सुधारवादी समाजवाद या सोशल डेमोक्रेसी आई। जैसे वो एडवर्ड बर्नस्टीन। बिल्कुल। बर्नस्टीन जैसे लोगों ने कहा कि क्रांति जरूरी नहीं है, हम धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीकों से कानून बनाकर भी समाज को बदल सकते हैं, मजदूरों की हालत सुधार सकते हैं। और ये सोच पश्चिमी यूरोप में बहुत प्रभावशाली हुई। और एक और धारा थी शायद, अराजकतावाद। हाँ, एनार्किज्म। बाकुनिन, क्रोपोटकिन जैसे विचारक, वो तो राज्य को ही पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। उनका मानना था कि राज्य ही शोषण का मूल कारण है। तो हाँ, काफी विविधता थी इसके अंदर। ये तो हुई विचारों की बात, लेकिन इन सब का यूरोप पर असल में असर क्या पड़ा? समाज में, लोगों की जिंदगी में क्या कुछ बदला? असर तो बहुत गहरा और स्थायी था, इसे कम नहीं आंक सकते। जैसे? देखिए, सबसे बड़ा असर तो मजदूरों के अधिकारों पर पड़ा। काम के घंटे कम हुए। पहले 16-16 घंटे काम करते थे, वो कम होकर 10 हुए, फिर 8 हुए। न्यूनतम वेतन तय हुआ होगा। हाँ, न्यूनतम मजदूरी तय हुई। कारखानों ने सुरक्षा के नियम बने। ये सब इन्हीं आंदोलनों और विचारों का नतीजा था। और वो कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल। कई यूरोपीय देशों ने कल्याणकारी राज्य का मॉडल अपनाया। पेंशन स्कीम, स्वास्थ्य सेवाएं, सबके लिए शिक्षा, ये सब चीजें आम हुई। समाजवाद के दबाव का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और राजनीतिक तौर पे समाजवादी पार्टियां यूरोप में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन गईं। कई देशों में उन्होंने सरकारें बनाई या सरकार का हिस्सा बनी। लेकिन रूस में जो 1917 में क्रांति हुई वो तो अलग थी। हाँ, वो एक बिल्कुल अलग मामला था। रूसी क्रांति ने एक अलग तरह का सत्तावादी समाजवादी राज्य, मतलब सोवियत संघ, बनाया। वो पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक सुधारवादी समाजवाद से बहुत अलग था। उसका मॉडल अलग था। तो अगर हम संक्षेप में कहें, यूरोप में समाजवाद क्यों उभरा? औद्योगिक पूंजीवाद ने जो असमानता और शोषण पैदा किया, उसी के जवाब में ये विचार खड़ा हुआ। बिल्कुल। और इसने कई रूप लिए, यूटोपियन सपनों से शुरू होकर मार्क्स के क्रांतिकारी सिद्धांतों तक और फिर व्यावहारिक लोकतांत्रिक सुधारों तक। एकदम सही। और इसकी छाप, इसकी विरासत आज भी यूरोप के उन कल्याणकारी सिस्टम्स में, उन मजबूत लेबर कानूनों में हमें साफ दिखती है। ये सब उसी दौर के संघर्षों और विचारों की देन है जो आज तक कायम है। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। अगर मान लीजिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में मजदूरों की हालत उतनी ज्यादा खराब ना होती, तो क्या समाजवाद का विचार इतनी ताकत से उभर पाता? क्या तब भी यूरोप का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? सोचने वाली बात है।